जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। चलिए जो है हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और यह जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रस्तावना चल रहा है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? प्रस्तावना प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चल के उद्देशिका या प्रस्तावना में कन्वर्ट होती है। और हम लोग प्रस्तावना की विषय वस्तु, ठीक है, की विषय वस्तु, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग देखे थे कि न्याय कितने प्रकार का न्याय हम लोग को अपना प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की बात की गई है, समता और समता की कितनी तरह की बात की गई है, और एकता और अखंडता जो है वो कैसे बंधुत्व की बात की गई है। ठीक है, तो वो सब लोग हम लोग प्रस्तावना की विषय वस्तु में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में पॉलिटी का बना दिया हूँ। ठीक है, आप लोग उसको देख करके आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज का आगे जो बचा है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आज तो हमको सबसे पहले देखना है कि प्रस्तावना पर जो वाद हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है ये एक प्रमुख जो था कि ये संविधान, इसमें क्या है कि संविधान का भाग है कि नहीं है, इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे क्या है इसका निर्वाचन किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना पर पहला वाद जो आया था वो पहला था बीरू बारी केस 1960। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है, ठीक है, ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो जब संविधान का भाग नहीं है तो आप लोग संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये पहला केस था। ठीक है, और दूसरा जो केस आया था वो आया था गोलकनाथवाद 1967 में। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, यह जो है अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि यह जो है कानूनी रूप से इसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। मतलब अब इसमें जो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की जो बात किया गया है या न्याय की जो बात किया गया है उसको लेके आप लोग सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, उसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यह कहा कि संविधान का यह भाग है। ठीक है, तो पहली बार किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? तो यह है गोलक नाथ वाद। ये कब आया था? 1967। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? तो पहला तो इसने ये कहा कि यह संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, यह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तीसरा, यह संविधान का अंग है या भाग है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो गोलकनाथवाद में ही कहा गया कि यह संविधान का भाग है। ठीक है, यह जो है इसमें जो है 11 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, 11 जजों की पीठ या बेंच बैठी थी। ठीक है,
और 6-5 से इसका निर्णय हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग गोलकनाथवाद आप लोग देख लिए 1967 का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती वाद, ये कब आया था? तो ये आया था 1973 को। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है। ठीक है, यहाँ पे 13 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, यहाँ पे कितने? यहाँ पे 11 जजों की बेंच बैठी थी और यहाँ पे जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ठीक है, और जो संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो संशोधन ऐसे होगा कि जो मूल ढांचा जो है, प्रस्तावना की जो मूल ढांचा है उसका जो है उल्लंघन ना हो। ठीक है, अब मूल ढांचा क्या है? जो प्रस्तावना में जो आपको जो शब्द दिया गया है कि जैसे प्रस्तावना में संप्रभु की बात की गई है, डेमोक्रेटिक की बात की गई है, रिपब्लिक की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक, लिबर्टी की बात की गई है, तो वो सब में क्या है, संसद जो है उसको संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये मूल ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई थी। ठीक है, क्या क्या? पहला तो यही हुआ था कि यह संविधान का भाग है। ठीक है, भाग है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मतलब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, इसमें जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, और 7-6 से इसका निर्णय हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते हैं कि ये कहा गया कि संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो संशोधन कैसे कर सकती है? तो संसद जो है साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ पे जब भी संशोधन होगा तो आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि जो प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा या विशेष बहुमत से? तो यहाँ पे होता है विशेष बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत से संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए हमसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मूल ढांचे के बारे में अभी तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि क्या होता है मूल ढांचा। ठीक है, तो इसमें जो है संसद संशोधन नहीं करेगी मूल ढांचे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और साथ ही इसके बाद केशवानंद भारतीवाद के बाद आपको पता है कि प्रस्तावना में एक संशोधन आया था। ठीक है, कौन सा संशोधन? इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो 1976 में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रस्तावना में संशोधन किया। ठीक है, और 3 शब्द यहाँ पे जोड़े। ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो था आपका, कौन सा था बताइए? समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़ा गया था। ये संशोधन कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बात के बाद से
प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने 1976 में प्रस्तावना में संशोधन कर कर 3 सब समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा था। ठीक है, और ये इसका जो क्रम था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये तीनों चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक बात और इम्पोर्टेंट है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। ठीक है, ये कब आया था? तो ये आया था 1905 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी जो संविधान का यहाँ पे बात किया गया था ना कि संविधान का भाग है। ठीक है, संविधान का भाग है, तो यहाँ भी इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ठीक है, इसकी पुष्टि यहाँ किया था। ठीक है, साथ ही साथ कहा था कि इसमें जो है संशोधन हो सकता है। ठीक है, संसद जो है संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। ठीक है, तो ये 4 वाद जो है प्रमुख वाद है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान कौन कौन सा रखना है? एक तो बेरुवादी वाला ध्यान रखना है, गोलकनाथ और केशवानंद। ठीक है, ये केशवानंद जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये तीनों जो है ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वाद में क्या क्या कहा गया। ये पीसीएस में ये क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, आईएएस पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, प्रस्तावना पे विद्वानों का क्या मत था। ठीक है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो पहला जो है KN मुंशी। ठीक है, ये पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि KN मुंशी जो थे वो संविधान सभा में इनका क्या रोल था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, KN मुंशी साहब ने कहा था कि यह जो है प्रस्तावना है जो संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। ठीक है, जन्म कुंडली है। ठीक है, तो KN मुंशी साहब कहते हैं कि प्रस्तावना जो है ये क्या है, संविधान की जन्म कुंडली है। ठीक है, तो ये KN मुंशी साहब का कथन है। ठीक है, NA पालकी वाला क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है यह संविधान की आत्मा है। की आत्मा है। ठीक है, अब ये आत्मा शब्द देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बोले ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना की जब बात आएगा तो प्रस्तावना पे ठाकुरदास भार्गव जो कहते हैं प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हम
यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के बारे में लिखवा देते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो है क्या है, एक पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है, ठीक है। ये बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 32 को ये कहते हैं कि यह जो है संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है। और प्रस्तावना को मूल आत्मा कौन कहता है, तो वो कहते हैं ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। ये क्या बोलते हैं प्रस्तावना को लेके, यह कहते हैं कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ठीक है। ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख चुके हैं कि के.एन. मुंशी क्या बोलते हैं प्रस्तावना को लेके, तो यह जन्म कुंडली कहते हैं, ठीक है। एंड ए पालकी वाला क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह परिचय पत्र है, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि संविधान की आत्मा है, ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ठीक है। ये सब प्रस्तावना से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि यह जो है पवित्र दस्तावेज है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है यह कहता है कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान सभा के सदस्यों की, ठीक है, विचारों की जानने की कुंजी है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि यह कुंजी है, ठीक है। की है मतलब कुंजी है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है, कि जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनके विचारों की जानने की कुंजी है प्रस्तावना, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही साथ इसको आपको पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। और ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लगभग प्रस्तावना से संबंधित जितने भी कथन थे या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले थे वो सब हम करा चुके हैं, ठीक है। एक अंतिम की पॉइंट में हम इसको और जो है देख लेते हैं और प्रस्तावना जो हमारे यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना के अन्य तथ्य, ठीक है। तो पहला तो ये देख लेते हैं कि इसमें जो है प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, ठीक है। संशोधन एक बार संशोधन हुआ है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। तो संशोधन कितनी बार हुआ है, एक बार, एक बार, ठीक है। प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रस्तावना की जो प्रकृति है, नेचर जो है वो कैसी है, वो है अपरिवर्तनीय, ठीक है। अभी हम पीछे बताए थे आप लोगों को, अपरिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय, ठीक है। अपरिवर्तनीय का मतलब यही होता है कि न्यायालय का संरक्षण इसको प्राप्त नहीं है, ठीक है, या कानूनी रूप से आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यह अपरिवर्तनीय है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अन्य स्थानों पे उल्लेख, स्थानों पर उल्लेख, ठीक है। प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनको अन्य स्थानों पे कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग जो देखते हैं कि स्वतंत्रता जो दिया गया है,
स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, ठीक है। इसका उल्लेख आगे कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख आगे जो है आर्टिकल 19 में किया गया है। ठीक है, किया गया है। सॉरी, ये न्याय की बात, ये क्या है? स्वतंत्रता की बात नहीं, ये है न्याय। ठीक है, ये है न्याय। ठीक है, और इसका जो है आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख किया गया है, डीपीएसपी में। कहाँ पे? आर्टिकल 38 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, इसका उल्लेख आगे हम लोग को मिलता है। ठीक है, जो स्वतंत्रता दिया गया है वो 5 प्रकार का दिया गया। ठीक है, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, पीछे में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से कि कितने तरीके का न्याय दिया गया है, कितने तरीके का स्वतंत्रता मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एंड उपासना। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका उल्लेख जो है आगे कहाँ किया गया है? आर्टिकल 19 में इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? फंडामेंटल राइट में। ठीक है, भाग 3 में। ठीक है, जो आप लोग देखते हैं, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है, भाग 4 का क में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देख चुके हैं प्रस्तावना के अन्य तथ्य में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्रस्तावना का जो है कानून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कानूनों पर प्रभाव, ये बहुत डीपली है। ठीक है, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, मैं अलग अलग करके सारे सेक्शन को ही यहाँ पे टच कर ले रहा हूँ कि कहीं से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बने या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बने, तो आप लोग आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है, तो कानूनों पर प्रभाव क्या है इसका? आप लोग देख रहे हैं कि कानूनों का संरक्षण तो इसको प्राप्त है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसका कानून पे कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, मतलब संसद या विधानमंडल द्वारा, ठीक है, अगर कोई कानून बनता है तो इस बात से उसको कानून को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा कि वो प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का वो क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। ठीक है, उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, तो वो कानून जो है समाप्त नहीं होंगे। मतलब संसद प्लस विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को यह ओवरराइड या समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो संसद या विधानमंडल द्वारा अगर कोई कानून बनता है तो उसको ओवरराइड या समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो कानून पे इसका प्रभाव जो है नहीं है। ठीक है, तो अब जो है सारा पॉइंट जो है कंप्लीट हो चुका है और प्रस्तावना जो है यहीं पे आपका समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलिए मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, इतना अच्छे लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, और पूरा एकदम हम लोग विस्तृत अध्ययन हो रहा है। ठीक है, कहीं से कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है हमको इंकरेज करिए और मोटिवेट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ, प्लीज़ इसको जो है
वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के पास शेयर करते रहिए, ठीक है, कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।